अगले शासक हैं अकबर द्वितीय, अकबर सेकंड, 1806 टू 1837। राजा राम मोहन राय को इन्होंने राजा की उपाधि दी थी। ब्रिटिश गवर्नर जनरल एमहर्स्ट, राम मोहन राय को इन्होंने राजा की उपाधि दी थी। ही गेव द टाइटल ऑफ किंग अथवा राजा टू राम मोहन राय। ठीक है, तो ये एक नंबर के प्रश्न में हो जाता है प्री टाइप का कि राजा राम मोहन राय को राजा किसने कहा पहली बार, तो राजा राम मोहन राय को राजा अकबर सेकंड ने कहा। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट, एमहर्स्ट पहली बार इसी मुगल बादशाह से बराबरी के स्तर पर मिला। फर्स्ट टाइम मेट दिस मुगल एम्परर, लॉर्ड एमहर्स्ट मेट दिस मुगल एम्परर एट सेम लेवल, इक्वल पोजीशन। जैसे कि देखिए मुगल सम्राट थे, इनका एक प्रोटोकॉल होता था। तो अंग्रेज हो चाहे जो हो, जब मुगल सम्राट कोर्ट में उपस्थित होते थे तो किसको कहाँ बैठने की इजाज़त है, कोई कहाँ बैठ सकता है, कौन बैठ भी सकता है कि नहीं बैठ सकता है, ये पूरा सब प्रोटोकॉल था। तो चाहे गवर्नर जनरल हो चाहे जो हो, तो अगर उनकी ठीक ठाक पोजीशन तो सामने उनको बैठने की इजाज़त दे दी जाती थी बगल में कहीं, और नहीं तो जनरली लोगों को बैठने की भी इजाज़त नहीं दी जाती थी, स्पेशली बाहर से आए। ये नौबत है। वो एक समय था जब अंग्रेजों को खड़े होकर के ही बात करनी पड़ती थी मुगलों से, और अभी तक यही चल रहा था। तो गवर्नर जनरल हो, इसके पहले तो यही था कि उनकी सीट अलग होती थी, एक लेवल पर होती थी कि कौन कहाँ बैठेगा, मुख्यमंत्री कहाँ बैठेंगे किसी जनसभा में, उप मुख्यमंत्री कहाँ बैठेंगे, मंत्री, ये सब लेवल है। ये ऐसा नहीं कि कुर्सी खाली तो गए बैठ गए। लालू जी जैसे, लालू जी नीतीश जी की कुर्सी खाली थी, जाकर बैठ गए वहीं। एक बार पहली बार गठबंधन में फिर उसने बताया कि साहब ये नहीं बैठ सकते, नीतीश जी थोड़ा लेट भले आ रहे हैं, इसका मतलब आप कुर्सी बैठ जाओगे। फिर उठे वो, क्योंकि वो करते थे इसे। तो प्रोटोकॉल होता है हर एक चीज़ का। पहली बार ये प्रोटोकॉल टूटा है मुगल सम्राटों का, और ये गवर्नर एमहर्स्ट बराबरी का स्तर, अगल बगल बैठ के लगा के चेयर, जैसे एक है कैसे बगल में और लगा दी गई, चाय दोनों साथ में पी रहे हैं। जो भी पी रहे हैं, चाय का प्रमाण नहीं है, बट बराबरी के स्तर पर मिला। तो ये एक पॉलिटिकल इवेंट के रूप में देखा जाता है, मुगल साम्राज्य के पतन में एक बड़ी घटना के रूप में देखा जाता है कि पहली बार किसी का लेवल जो भारत के उत्तराधिकारी के रूप में आ रहे हैं, ठीक है, उनका और जो भारत के शासन सत्ता में हैं उनके लेवल में कोई खास अंतर नहीं दिखा। तो पहले नीचे थे, फिर उठे, अब यहाँ बराबर, अब इसके बाद ये नीचे जाएंगे वो ऊपर आएंगे, यही है। पहले वो नीचे थे, ये फिर नीचे उठते 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 बराबर, ये बराबरी का लेवल है। इसके बाद ये यहीं पर रहेंगे या ख़त्म होंगे, ये आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये स्थिति है। जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट पहली बार इसी मुगल शासक से बराबरी के स्तर पर मिला। 1835 में मुगलों के सिक्के बंद कर दिए गए। इन 1835, फ्रॉम 1835 से, फ्रॉम 1835 देयर स्टॉप्ड द सर्कुलेशन ऑफ मुगल कॉइन्स, ये मुगल करेंसी, देयर स्टॉप्ड द सर्कुलेशन ऑफ मुगल करेंसी। ठीक, सिक्के भी बंद हो गए। अंग्रेजों के सिक्के कब से चल रहे थे? अंग्रेजों के सिक्के भारत में कब से चल रहे थे? चल भी रहे थे, ब्रिटिश सिक्के चल रहे थे। हाँ? कब से चल रहे थे? नहीं, डचों तो नहीं चल, डचों ने बनाए थे,
तो चलना क्या, वो तो सोने के सिक्के बनाए थे। तो सोने की चीज, उसमें तो तरलता ही इतनी होती है सोने में, लिक्विडिटी की, वो चलती ही रहेगी। वो नहीं चलाएंगे तब भी चलेगी, है ना। सोना कोई भी कहीं की भी हो तो चलिए, कोई भी ले लेगा उसको, है ना। तो वो छोड़ो, नहीं याद आया। फारूक शेयर के समय में बंबई में ढाले गए ब्रिटिश सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने की अनुमति दे दी गई। थर्ड आर्टिकल आपने पढ़ा है शाही फरमान का? शाही फरमान का थर्ड आर्टिकल कल ही तो पढ़ा है अभी, तो कनेक्शन में भी रखिए उसको। वहां पर स्टार्ट हुआ था और यहां पर प्रॉपर फैल गया। फैल गया मीन्स जो चल रहा था वो बंद कर गया, है ना। और जो स्टार्ट हुआ था वो प्रॉपर इस्टेब्लिश हो गया। तो मुगलों के सिक्के बंद हो गए और अंग्रेजों के सिक्के प्रॉपर फिर मुगल साम्राज्य में चले। ठीक है, तो चलने की बात यहाँ नहीं लिखी गई है क्योंकि ये पहले ही लिख दी गई कि अंग्रेजों के सिक्के पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने की अनुमति किसी शासक ने दे रखी थी, तो वो राइट है उनके पास। अब इनका बंद कर दिए तो वही चलेगा, उसके बंद करने का या बंद होने का कोई सूचना, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। हो गया। अब आइए बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड 1837 टू 1858। और ये तो 1862 तक चले हैं। 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह सेकंड, इनके समय में 1857 का विद्रोह हुआ। इनके समय में 1857 का विद्रोह हुआ। देयर बिकम द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन द टाइम ऑफ हिम। इन द टाइम ऑफ हिम इन्होंने दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व भी किया। इन्होंने दिल्ली से इस विद्रोह का नेतृत्व भी किया। ही लेड द रिवोल्ट फ्रॉम दिल्ली। ही लेड द रिवोल्ट फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से इस विद्रोह का नेतृत्व आल्सो। ठीक है। हुमायूं के मकबरे से इनको गिरफ्तार कर लिया गया। विद्रोह का इसीलिए तैयार नहीं हो रहे थे। सिपाहियों ने कहा कि विद्रोह का नेतृत्व करें आप। उसने बिलोबी को हरा दिया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया विद्रोहियों ने। ये कहा मैं नहीं करूंगा ना, बहुत मारेंगे। करो नहीं, हम मारेंगे तुमको। बोले फिर तो कर ही लेते हैं जब दोनों तरफ से मार ही खाना है। तो ये किए। अच्छा, जब किए तो काफी इस समय तक देखिए मुगलों में विदेशी होने की भावना लगभग खत्म हो गई। अब स्वदेशी होने की भावना पता नहीं एंट्री करी कि नहीं करी। अभी तक इसके पहले के शासकों में ये तो नहीं पता चलता, बट विदेशी होने की भावना तो खत्म हो गई। तो कहीं ना कहीं से एक अपॉर्चुनिटी थी राष्ट्रवाद के लिए, भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए। लेकिन राष्ट्रवाद पहली बार जागा कभी तो किसी ने बताया नहीं, लेकिन जाते जाते ये बता गया। जाते जाते ये बता गया। तो इसको हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया। ही वॉज अरेस्टेड फ्रॉम द टूम ऑफ हुमायूं और पैक करा के भेज दिया गया। कहाँ? रंगून। रंगून, रंगून, बर्मा, म्यांमार।
ठीक है, और वहां से इसको रंगून भेज दिया गया कैद करके। ही वॉज अरेस्टेड फ्रॉम द ट्रोमा ऑफ हुमायूं एंड सेंट टू रंगून, जहां वेयर ही वॉज डाइड इन 1862, जहां 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। वेयर ही वॉज डाइड इन 1862, जहां पर इसकी मृत्यु हो गई 1862 ईस्वी में। ठीक है, तो गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ये इसी की लाइन है, कविताएं वगैरह लिखता ही था। तो पहली बार हिंदुस्तान शब्द का और गाजी शब्द का सही मायने ये बता गया। नहीं तो गाजी का मतलब तो काफिरों का विनाश करना, मंदिरों का नाश करना और ये सब होता था। बाबर ने भी गाजी की उपाधि धारण करी तो राजपूतों के सिरों की मीनार खड़ी करवाकर उस पर बैठकर उसने अपने आप को गाजी कहा। तो गाजी का मतलब तो यही होता था कि कत्लेआम नॉन मुस्लिम्स का, और मंदिरों का या मूर्ति पूजकों का विनाश और मूर्तियों का विनाश करने वाला जो सबसे ज़्यादा हो वो गाजी कहलाए, या गाजी कहलाने वाला यही करे, उसके नैतिक कर्तव्य हो जाते हैं और धार्मिक कर्तव्य हो जाते हैं। तो पहली बार इसने गाजी शब्द का सही प्रयोग भी किया। हमको लगता है गाजी का सही मायने यही बता गया कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। तो ईमानदारी से अगर कोई गाजी है तो इसका मतलब अपने हिंदुस्तान के लिए उसमें जान देने की जज्बा है, इमोशन है। अगर ऐसा अपनी जान देने की, अपने देश के लिए जिसमें जज्बा है, वो गाजी है। तो इसने हिंदुस्तान के संदर्भ, और पहली बार हिंदुस्तान शब्द का यूज भी इसने नहीं किया इसी भाव में कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। तो फिर इसने कहा तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, लंदन में घुस के मारेंगे। तेग मतलब तलवार। हम जैसे गाजी लोग आएंगे तो जाएंगे भी, बहुत से आएंगे, बहुत से जाएंगे, और ऐसे आते जाते लोग रहेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये गाजी, ये सरफिरे, ये सर कटाने वाले, ये लंदन तक घुस के मारेंगे। उधम सिंह ने किया क्या? उधम सिंह ने तो यही किया था ना। और एक घटना हुई थी लंदन में ही, उधम सिंह ने किसको मारा था? जलियांवाला बाग, माइकल ओडायर को मार दिया था। माइकल ओडायर को मारा था। और एक हत्या और किसी ने किया था वहीं लंदन में ही, मदनलाल धेंगरा। मदनलाल धेंगरा ने किसको मारा था? इंडिया ऑफिस के सलाहकार करजन वाली। करजन वाली की हत्या करी थी वहीं लंदन में। वो सलाहकार थे भारतीय मामलों के, इंडिया ऑफिस के। तो उल्टे सीधे सलाह देते थे, वही यहाँ होता था। वो गुस्साए रहता था यार यही सलाह देता गलत गलत, ये ना समझाए तो लोग गलत ना करें। वो मौका पा गया। तो ठीक है, तो कुल मिला के बहादुर शाह जफर का अंत होता है और इसी के साथ मुगल साम्राज्य का मुखौटा दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से हटा लिया जाता है। तख्त तौस पहले ही जा चुका है। 1857 का विद्रोह भी 1858 तक कंप्लीटली दबा लिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है। हालांकि इसके प्रभाव और परिणाम बहुत दूर तक रहे हैं, बहुत तरीके से रहे हैं। और इसके प्रभाव और परिणाम के दायरे में अगर हिंदुस्तान को देखा जा रहा है तो फिर 1858 का एक अधिनियम आता है 1857 के विद्रोह के बाद। और इस अधिनियम के जो धाराएं हैं, जो आर्टिकल्स हैं, इस अधिनियम के जो सेक्शंस हैं, उसके अनुसार इस विद्रोह को आधी या आंशिक सफलता दिख रही है। इस विद्रोह 1857 का जो विद्रोह है इसमें आंशिक सफलता दिख रही है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, जिसके लिए विरोध हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के। कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया था, जिसके कारण किसान और अन्य लोग विरोधी हो गए थे। कृषि के वाणिज्यीकरण की नीति को त्याग दिया गया। हड़प नीति को हटा लिया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो डलहौजी ने लागू किया हुआ था, गोद लेने की प्रथा का निषेध। तो राज्यों को हड़पने की यह नीति भी समाप्त कर दी गई, रिमूव कर दी गई। तो कहीं ना कहीं से इसके लिए भी एक जो जनमानस में, यहाँ के लोगों में, यहाँ के राजन्य वर्ग एलिट्स में जो अंग्रेजों के खिलाफ एक बारूद था, शांत हुआ थोड़ा सा। तो इसके बाद
इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो कुप्रभाव भारत में दिख रहा था, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ, जिसके कारण यहाँ के हस्तशिल्प उद्योग और मार्केट पूरी तरीके से चौपट होकर बैठे थे, भारतीय उत्पाद और भारतीय आर्ट पूरी तरीके से सप्रेसर हुआ बैठा हुआ था। इसी के बाद भारत में भी औद्योगिकरण को प्रमोट करने का निर्णय लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो ये सब जो आर्टिकल देखने को मिल रहे हैं ना कहीं से इन्हीं के खिलाफ एक आक्रोश था भारतीयों में। और 1857 का जो विद्रोह हुआ ना, ऐसे ही आक्रोशों के कई क्षेत्रों का एक गैदर्ड रिजल्ट है, इकट्ठा परिणाम है। तो अगर ये इन आर्टिकल्स के माध्यम से ऐसे कारण हटा लिए जाते हैं तो सफलता ही तो कहा जाएगा। जैसे सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन हो, जैसे भी कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहा था, बहुत दिन से बहुत लोग लगे रहे। अच्छा, लास्ट में सरकार ने जो भी कारण रहे उसको वो जाने, उसने उन कानूनों को हटा लिया। तो ये तो विद्रोहियों की या आंदोलनकारियों की सफलता हुई ना। तो अगर ऐसे नीतियां, ऐसे नियम, ऐसे कानून हटा लिए जाते हैं, समाप्त कर दिए जाते हैं, तो फिर तो सफलता हुई कि नहीं हुई। तो जब 1857 के विद्रोह के रिजल्ट की बात की जाती है, हुआ क्या, तो डायरेक्ट ये कहना कि असफल रहा ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं से उद्देश्य को अगर आप देख रहे हैं तो उसके हिसाब से इसके परिणाम पर चर्चा करें। तो अगर ये आंदोलन है, मूवमेंट है कहीं ना कहीं से, तो फिर आंशिक सफलता है यार इसमें, क्योंकि मूवमेंट तो होता ही किसी सुधार के लिए। मूवमेंट पूरी व्यवस्था को हटाने के लिए नहीं होता। मूवमेंट व्यवस्था में आए हुए दोषों को या आए हुए असंतोष को समाप्त करने के लिए होता है। अगर विद्रोह की बात करते हैं तो विद्रोह सशस्त्र होता है, तलवार लेके लड़े दोनों। तो ऐसे में तो भाई ये पराजित हो गए, तो वो तो आप असफल कह सकते हैं। लेकिन एक बड़ी वर्डिंग आप उठाओ, क्रांति, रेवोल्यूशन, जो कि हम देखने को पाते हैं 1857 के विद्रोह के बाद बहुत सारे कानून आने लगे। अब भारतीयों को भारतीय स्वशासन और भारतीय शासन के या सुधार की दिशा में कुछ ना कुछ अंग्रेजों द्वारा प्रोवाइड किया ही जा रहा। हालांकि इसके पैरेलल उनकी लूट जारी है, तरीके बदल गए। लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद नेचर बदलते गए, लेकिन विद्रोहात्मक गतिविधियां जारी रहीं। एग्जाम्पल, 1858 से 1885 के बीच कुछ राजनीतिक संस्थाओं का गठन हुआ। 85 में ऐसी ही बड़ी राजनीतिक संस्था कांग्रेस का गठन हुआ। कांग्रेस के गठन के बाद कांग्रेस ने भारतीय सुधारों से लेकर के भारतीय आंदोलन और क्रांति का भी नेतृत्व किया। 3 भागों में बांटकर देखा गया। तो 1857 से लेकर के 1947 के बीच फिर विद्रोहों का सिलसिला थमा नहीं कहीं, और हर विद्रोह के हर स्टेप में इसका इफेक्ट देखा जा रहा है। तो फिर 1947 में भारत आजाद हो गया ना, कि नहीं हुआ? तो फिर 1857 अगर इस क्रांति की स्टार्टिंग है तो 1947 एंड, तो फिर ये सफल रहा। तो अगर ये क्रांति है तो सफल रही, अगर ये आंदोलन है तो आंशिक सफल रहा, और अगर ये विद्रोह है तो असफल रहा है। तो मुगल साम्राज्य का जो मुखौटा था उसको भी हटा लिया गया। 1858 का अधिनियम आया और भारत का जो शासन है वो सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से ले लिया गया। हालांकि कोई जिम्मेदार व्यक्ति दिखा नहीं, तो अंग्रेजों ने कहा कि हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं नैतिक, और भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया गया। अब महारानी विक्टोरिया को भारत की भी साम्राज्ञी मान लिया गया, और फिर फॉर्मल ही सही, औपचारिक ही सही, यहीं पर 1858 में मुगल पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं और अंग्रेजी शासन पूरी तरीके से। तो 1858 से पहले का जो कालखंड है, अगर अंग्रेजों के संदर्भ में देखेंगे तो उपनिवेशवाद है, और अब इसके बाद अंग्रेजों का काल है साम्राज्यवाद। उपनिवेशवाद बिफोर 1858 और एम्पायरलिज्म आफ्टर 1858, ये 2 भागों में देखा जाता है। क्लियर? तो क्लियर तो खैर है ही है। अब आगे इस पर चर्चा फिर होगी जब उसको पढ़ा जाएगा। फिलहाल इसको समाप्त करते हैं। अब आइए मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। तो कारण लगभग पढ़े हैं, इक्का दुक्का जो छूटा है थोड़ा सा एक
हेडिंग डाल के उसके अंतर्गत आप समेट लीजिए थोड़ा जो इधर उधर बिखराया हुआ है। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण, द रीजन responsible for decline of Mughal empire। The region responsible for decline of Mughal empire या region of decline of Mughal empire, मुगल साम्राज्य के पतन का कारण। क्लियर? तो पहला कारण नंबर 1, मुगल दरबार में गुटबंदी, द राइज ऑफ ग्रुपिंग सिस्टम इन मुगल कोर्ट। लिख के छोड़ दीजिए क्योंकि इसके बारे में आप पढ़ते चले आ रहे हो। 4 गुट आए हैं, उनमें कौन कौन था, कौन कौन राजा बना, ये आपने देख लिया है, इकट्ठा कर लीजिएगा घर पे बैठ के। ठीक। दूसरा कारण, अयोग्य उत्तराधिकारी, हालांकि इसको पहले नंबर पर रखना चाहिए। अयोग्य उत्तराधिकारी, एनेबल सक्सेसर, एनेबल सक्सेसर। औरंगजेब के बाद कोई ऐसा मुगल शासक नहीं आया जो इतने बड़े साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखी क्षमता नहीं थी। तो देयर वॉज नो मुगल एम्परर आफ्टर औरंगजेब, there was no Mughal emperor after Aurangzeb who gave the proper protection to Mughal dynasty, who gave the proper protection to Mughal dynasty। तो ये जो ग्रुपिंग सिस्टम अभी आपने पहले पहले लिखा है ना, ये इसी का रिजल्ट है। ये लोग उतने काबिल थे नहीं, इसलिए दूसरे काबिल लोग निकल के चले। जब कोई ऊपर का बैठा हुआ व्यक्ति काबिलपना, मतलब उसकी जो काबिलियत है उसमें घटोत्तरी होती है, लेस होता है, कम होता है, तो अगल बगल वाले काबिल होने का जो है, अपने आप में योग्य होने का वो ड्रामा करते हुए बाहर निकल आते हैं। तुम नहीं जानते, तुम बैठो, हम बता रहे हैं, तुम चुप रहो, हम बोले तुम सुनो, ऐसे लोग बताने लगते हैं। तो ये कमी किसकी है? ये उसकी कमी है जो लीड कर रहा है। ये तो उंगली दिखा के कुछ ये नहीं कह सकता उसको भाई तुम चुप रहो, मैं बता रहा हूँ, अगर उसमें क्षमता है ही तो। ठीक है, तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब एक रीजन लिख लीजिए, औरंगजेब का उत्तरदायित्व। औरंगजेब का उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी ऑफ औरंगजेब। देखो औरंगजेब जो है एक ऐसा शासक है जो बहुत ज़्यादा राजनीतिक है। वो इज द मोर पॉलिटिकल पर्सन, बहुत ज़्यादा राजनीतिक व्यक्तित्व है। तो राजा की एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी होती है ना राज्य के प्रति, तो राजा की राज्य के प्रति कौन सी अकाउंटेबिलिटी होती है? एक तो उसके डेवलपमेंट का होता है, दूसरे उस डेवलपमेंट में सबसे बड़ी चीज़ शामिल है कि आम जनता जो रियाया है, जो जनता है, जो पब्लिक है, उसका सेटिस्फैक्शन होता है शासन के प्रति, शासक के प्रति एक संतोष होता है ताकि वो शासक से संतुष्ट रहे। ठीक है, और फिर डेवलपमेंट में ही एक चीज़ आता है कि हमारे बाद इस शासन सत्ता को बरसों तक कोई आंख न उठा के देख सके, ऐसे कार्य करना, मतलब फॉर साइटनेस, एक दूरदर्शिता जो शासक में होनी चाहिए, ये होता चाहिए। लेकिन ऐसे दूरदर्शी और ऐसे अप्रोचेस को छोड़ करके औरंगजेब पॉलिटिकल तो पर्सन था ही, लेकिन उसने पॉलिटिकली जो बिहेव किया है, उसको लगा कि उसके बाद इस धरती से सारे साम्राज्य खत्म हो जाएंगे, किसी साम्राज्य का अस्तित्व तो नहीं रहेगा, इसलिए आगे के बारे में क्या सोचना। उसने तो डायरेक्ट समाप्त होने के बारे में ऐसा आप तो नहीं कह सकते, बट उसके ड्यूटी से तो लग रहा है कि शायद उसने ऐसे ही सोचा। उसने भारत
मुसलमानों का देश नहीं है, यहाँ मुस्लिम्स आए हैं। तो अभी कितनी मात्रा, कितनी संख्या उनकी हो सकती है, उस समय की बात करो, बहुत नॉमिनल, बहुत कम। तो भारत में जो बड़ी जनसंख्या है वो राजपूतों की है, वो भारतीयों में अन्य जातियों की है। उस समय शासन सत्ता जिसके हाथ में थी वो राजपूत मेन है, फिर बुंदेले हैं, फिर जाट हैं, और यहाँ की संस्कृति है, यानी आम पब्लिक की बात कर लो आप, जो मैक्सिमम हिंदू है। तो उसकी जो कट्टरवादी सोच रही और कट्टरवादी नीति रही इस्लामिक, उससे भारतीय राज व्यवस्था को ही उसने अपने खिलाफ नहीं किया, अपितु आम जनता को भी अपने खिलाफ कर लिया। जनता का भी कोई बहुत बड़ा सपोर्ट उसको नहीं मिलता था। अब क्या वास्तव में वो कट्टरवादी था, कट्टर मुस्लिम था, या औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान शासक था, केवल इसी पे क्वेश्चन मार्क लगाया जाए तो कहीं ना कहीं से इस पर संदेह होता है। ऐसा नहीं है, एक्चुअली वो राजनीतिक व्यक्ति था, और ये उसका एक जो ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी है उसकी, ये उसका एक स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट आप कह सकते हैं। दिस वाज द पॉलिटिकल स्टंट ओनली, कि मुसलमानों, क्योंकि हिंदुओं का साथ तो दारा ले रहा था शाहजहां, तो लगभग हिंदू और हिंदू शासक, हिंदू शक्तियां उसके साथ थी, इसके साथ आने वाली भी नहीं थी, क्योंकि सत्ता पक्ष को कोई छोड़ना नहीं चाहता, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा कोई। ये जो सत्ता पक्ष है उसको छोड़ करके और रिस्क लिया जाए, तो कोई आने वाले भी नहीं थे। अब बचे मुसलमान, तो साथ में सपोर्ट तो चाहिए, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा, लेकिन सपोर्ट तो चाहिए। तो मुस्लिम सपोर्ट इनको मिला, इस सपोर्ट के लिए इसने ऐसा कुछ किया हुआ था। लेकिन भविष्य के पॉलिटिक्स के लिए इसने कुछ, तो भारतीय तमाम जनमानस को अपनी ऐसी पॉलिसी का अनुप्रयोग करके इसने क्या किया, अपने विरोध में कर लिया। अब लोग मुगलों से, अब जैसे जाटों का विद्रोह इनके खिलाफ हुआ, सिखों का विद्रोह इनके खिलाफ हुआ, मराठे इनके खिलाफ आए। मराठा जैसा राज्य जो स्थापित हुआ है, वो अगर शिवाजी का संघर्ष औरंगजेब से ना होता तो क्या मराठा राज्य स्थापित हो सकता था? बहुत मुश्किल था, क्योंकि आपकी पोजीशन, आपकी स्थिति ये बताती है कि आपका संघर्ष किससे है, आप लड़ किससे रहे हो, यही एक क्लियर करेगा कि आप जाओगे कहाँ। ठीक है, इसीलिए जो ज़्यादा थोड़ा सा बड़े लोग होते हैं ना, वो छोटे छोटे लोगों को अवॉइड करते, बहुत लड़ते नहीं। रिक्शा वाला आ गया, मान लो ज़्यादा पैसा मांग रहा है, तो वो नहीं उसे झगड़ा करने लग जाएंगे रोड पे, वो ले लो यार, कौन मुंह लगे तुम्हारे। इसलिए नहीं कि उनको गुस्सा नहीं है, उनको गुस्सा है, लेकिन उनकी लड़ाई उससे नहीं है। उससे लड़ते रहेंगे, दिन भर लड़ते रहेंगे, तो फिर जो जहाँ लड़के जहाँ जाना है वो कहाँ कर पाएंगे। तो लड़ाई डिक्लेयर, ये सब इतिहास की बहुत बड़ी ये टीचमेंट है। शिवाजी के नेतृत्व में जब ये संघर्ष औरंगजेब के साथ परफॉर्म हुआ, तो मराठा राज्य की स्थापना हुई, और मराठा राज्य की स्थापना मुगलों के लिए एक बहुत बड़ा कांटा था। उसके पतन के लिए तो बहुत जिम्मेदार फैक्टर रहा है ये। ऐसे ऐसे सबके साथ है। तो औरंगजेब का एक उत्तरदायित्व था, जो बहुत फॉरसाइटनेस उसके पास, आप ऐसा कह सकते हो कि दूरदर्शिता का अभाव था, लैक ऑफ फॉरसाइटनेस। और फिर वो आगे का भविष्य नहीं सोच पाया, और कहीं ना कहीं कुछ तो जिम्मेदार है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ तो है। ठीक है, तो ये प्रश्न मैंने इस पर इतना डिटेल चर्चा इसलिए क्योंकि ये प्रश्न जनरली बहुत तो नहीं आता है, लेकिन कभी कभी दिखता है कि औरंगजेब के उत्तरदायित्व, यही प्रश्न आता है ये मुख्य परीक्षा में, बाकी तो सब प्री वाले हैं। मेंस का यही एक प्रश्न है कि औरंगजेब के उत्तरदायित्व को समझाइए, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब का उत्तरदायित्व कहाँ तक जिम्मेदार है, कुछ इस प्रकार से। तो इस पर आप चाहो तो लिख भी सकते हो, पढ़ा भी है इसको, सारी पॉलिसीज आपने पढ़ी है। ये हो गया अयोग्य उत्तराधिकारी हो गया, औरंगजेब का उत्तरदायित्व हो गया, दरबार में गुटबंदी हो गई। अब इतने सारे कारण हो गए, तो अब क्या होगा? इतने सारे कारणों ने विदेशी आक्रमण को प्रमोट किया है। तो अगले विदेशी आक्रमण, आपने दोनों आक्रमण नोट कर रखे हैं, बस केवल लिख लीजिए विदेशी आक्रमण
नाम अगर भूलने की दशा में हो तो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली वहीं कहीं नोट कर लीजिए, नादिर शाह का और अहमद शाह अब्दाली का। इन दोनों ने आकर के कोई फ़ायदा नहीं करा है, नुकसान ही किया है, कमज़ोर ही किया है। ठीक है। विदेशी आक्रमण ये भी पतन का एक कारण है। वो ढेर सारा धन लेके चला गया, कोहिनूर हीरा लेके चला गया, तख्ते ताउस लेके चला गया, बहुत सारी प्रॉपर्टी लेके चला गया। और ये यहाँ के शासकों पर नजीबुद्दौला ने उत्कर थे, बिना मतलब में डर के मारे बैठे रहते थे, कुछ कर ही नहीं पाते थे। नजीबुद्दौला ऐसे घूर घूर के देखता रहता था, वो लोग कुछ करी, परफॉर्म कॉन्फिडेंस ही नहीं तो कुछ करे, जैसे कुछ करने लगे वैसे घूरे ऐसे ऐसे देखे फिर डर जाए, है ना। तो विदेशी आक्रमण ये। अब इसके बाद कुछ कारण और भी हैं जो पहले से औरंगजेब के समय में ही, औरंगजेब भी उसके लिए जिम्मेदार हो सकता है या इसके पहले के शासक भी जिम्मेदार हो सकते हैं। सामाजिक पतन औरंगजेब के समय में या उसके बाद, सामाजिक पतन, सोशल डिक्लाइन। सोशल डिक्लाइन। जदुनाथ सरकार की एक पुस्तक है, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। एक बुक है फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। किसकी पुस्तक है ये? सर जदुनाथ सरकार। इसमें कहा है कि मुगल समाज सड़ चुका था। अच्छा, समाज का राजनीति से क्या संबंध है कोई? समाज का ही संबंध है राजनीति से, तो राजनीति का प्रभाव ही समाज पर विशेष रूप से पड़ता है। जो समाज टूट कर बिखरता है, जातिवाद, संप्रदायवाद, अलगाववाद, नस्लीय भेदभाव, ये जितने ये सब सामाजिक कुप्रभाव हैं जो राजनीतिक तलवार से टूट टूट कर अलग होते हैं, बिखरते हैं। ठीक है, तो सामाजिक कारण है। क्योंकि उस समय हिंदू मुस्लिम्स और एक संप्रदायवाद, ये सब तो एक प्रॉपर सपोर्ट किसी एक सत्ता को मिल पाना, तो सामाजिक पतन ये जदुनाथ सरकार का है। इसको बस लिख के छोड़ दीजिए इसे। क्योंकि समाज अगर एकजुट होकर के सपोर्टिव नहीं रहेगा तो कुल मिलाकर के फिर तो सत्ता का पतन होगा ही, सीधी सी बात है। फिर सैनिक अदक्षता। सैनिक अदक्षता, आर्मी अनस्किल्डनेस। आर्मी अनस्किल, अनस्किलनेस या अनस्किल ही लिख के छोड़ दीजिए। इसके कहने का मतलब ये था कि अभी सब लंबी चीज़ें हैं। उसने सेना की मात्रा बढ़ाई, जागीरें दी, मशरूत जागीर, मैंने बताया था कल परसों में शायद, कि वो ऐसे ऐसे मनसब प्रदान किए जो उसकी जात के पद से सवार के पद ज़्यादा होते थे, जो कि होने भी नहीं चाहिए थे। क्योंकि मनसबदारी व्यवस्था में जो सबसे प्रथम श्रेणी के मनसब होते थे उसमें जात के बराबर सवार होते थे, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते थे। तो फिर उनकी क्वालिटी का ध्यान रखा जाता था। प्रैक्टिस, परेड वगैरह था, हालांकि परेड वगैरह सब आधुनिक चीज़ें उस समय नहीं थी, फिर जो भी तरीके थे उसका प्रॉपर। और फिर लेकिन इस समय सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा रही थी, लेकिन उनकी क्वालिटी पर ध्यान
नहीं दिया जा रहा था, तो उनको गांव क्षेत्र भू क्षेत्र बांट बांट कर दिए जा रहे थे अच्छा खासा लोग। तो पैसे तो कमा रहे थे लेकिन खा खा के सो रहे थे, प्रैक्टिस बंद थी, खूब कमाए खूब सोए। तो ऐसे ऐसे सैनिक थे। अब उनकी स्थिति आप समझ सकते हो कैसे लड़ेंगे। बोले तुम चले जाओ, हम तो थक गए। तो इस कारण से सैनिक अध्यक्षता, ये पूरा मैटर दिया है विलियम आर्विन। ये विलियम आर्विन का, इनकी एक बुक है, इस पर लिखा हुआ है, उसका नाम है द आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल। द आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल। कृषि संकट एक कारण है, कृषि संकट। फार्मिंग क्राइसिस, कृषि संकट। क्योंकि जमीन तो थे ही, करने की प्रॉब्लम थी ना, लोग करते नहीं थे। इन्फ्लेशन आप कह सकते हो, तो इन्फ्लेशन बहुत ज़बरदस्त था। हालांकि इस पर चर्चा हमको नहीं लगता है कहीं हुई है इकोनॉमी पर, बट इन्फ्लेशन बहुत ज़बरदस्त था। इन्फ्लेशन के ये सब दुष्प्रभाव है, क्योंकि उसने पैसे बांट बांट के सैनिक बनाए। इन्फ्लेशन तो होगा ही, और पैसे अनधिकार व्यक्ति को जब अगर पैसे मिलेंगे तो फिर तो प्रोडक्टिविटी घटनी है। किसान को अगर करोड़पति बना दिया गया तो फिर खेत से प्रोडक्शन गायब हो जाएगा, फिर तो एसी लगा के पड़ा रहेगा, वो धूप में कौन जाए। फिर तो 2 साल बाद क्या होगा, पैसे दिखेगा मार्केट में, वस्तु नहीं दिखेगी। जहाँ देखो तहाँ नोट पड़े हुए हैं, नोट की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। 2000 में है, तुम 4000 ले लो, सामान दो हमको, इसको कहते हैं नोट की वैल्यू खत्म। तो कृषि संकट, फार्मिंग क्राइसिस है। इस पर भी एक ने लिखा है, इरफान हबीब की एक पुस्तक है, द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल। इरफान हबीब की एक पुस्तक है, इरफान हबीब, इनकी पुस्तक का नाम है द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया। द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, इन्होंने इस पर बहुत चर्चा करी है। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था में दोष एवं आर्थिक संकट। मनसबदारी व्यवस्था में दोष fault in मनसबदारी सिस्टम, fault in मनसबदारी सिस्टम एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। अब इकोनॉमिक क्राइसिस में ये आ गया ना, जो मैंने पहले कहा कि पैसा बहुत है, उसने बांटा और काम फिर कौन करेगा। ये मशरूत जागीर का जो बंटवारा हुआ है ना, ये इसका बहुत बड़ा कारक रहा, फैक्टर रहा है।
तो डॉक्टर सतीश चंद्र की एक बुक है और ये आप लोगों को पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि ये बुक ठीक ठाक उन्होंने मुगल पर लिखा। डॉक्टर सतीश चंद्र, इनकी पुस्तक है द पार्टीज एंड द पॉलिटिक्स एट मुगल कोर्ट। डॉक्टर सतीश चंद्र। पार्टीज एंड द पॉलिटिक्स इन मुगल कोर्ट। ये पुस्तक लेके नहीं पढ़ना है, उनकी मुगल इंडिया आती है, मध्यकालीन भारत का सेकंड जो है वो आता है उनका, ठीक ठाक है, उसको आप पढ़िए अगर समय मिले, अच्छा लिखा है उन्होंने, ठीक है। तो पार्टीज एंड द पॉलिटिक्स इन मुगल कोर्ट, सतीश चंद्र की, इसमें इन्होंने ये पूरी चर्चा करी है। बहुत बड़ी चर्चा है आर्थिक मामले में, इसलिए हम लोग करेंगे नहीं यहाँ पर, ठीक है। उतना ज़रूरत भी नहीं, जितना कर दिया हमको लगता है इतना बहुत है यार, जीएस लेवल पर तो कुछ ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, अपच नहीं होगा, बट ठीक है, इतना पढ़ना पड़ेगा। कुल मिला के इसमें सबसे बड़ा कारण कौन रहा है इन सारे कारणों में अगर देखा जाए तो? अयोग्य उत्तराधिकारी एक नंबर वाले में अगर आता है कि इनमें से कौन, तो अयोग्य उत्तराधिकारी। बाकी तो सब कारण कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। मुगल साम्राज्य का पतन ही समाप्त होता है और साथ ही साथ मतलब मुगल डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर ही खत्म होता है, बट इसका प्रभाव अभी चलेगा। अगले सेक्शन पे हम लोग देखेंगे प्रांतीय राजवंश। तो देख